Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So here we will discussing about the NCERT in detail. So let's start, and this is a chapter number 5, NCERT life processes. सबसे पहले हमें ये देखना है कि लाइफ प्रोसेस कैसे करते हैं। मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर जीवित है और अगर वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहा है तो उसके पीछे भी तो बहुत सारी लाइफ की ऐसी प्रोसेस है, बिकॉज ऑफ दैट अ पर्सन इज़ लिविंग। अगर कोई इंसान सांस ले रहा है तो दैट में भी वो रेस्पिरेशन कर रहा है। अगर वो एक्सक्रीटरी सिस्टम उसमें इन्वॉल्व है, देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि एक लिविंग बींग्स में होती है, और उन्हीं आज लाइफ प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। बट लाइफ प्रोसेस जो है सिर्फ लिविंग बींग्स में नहीं होती है, प्लांट्स में भी होती है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। लाइक द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। मतलब कि जो लिविंग बींग्स हैं उनमें जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ जो भी सेल्स वगैरह है, वो फंक्शन कर रहे होते हैं इवन व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग, even when if we are just asleep, this maintenance job has to go on. The process which together perform this maintenance job is the life process. मतलब कि जब आप अगर मान लो आप सो भी रहे हैं तब भी जो है आपका हार्ट जो है 24 आवर्स पम्प करता रहता है। इट मीन्स जो लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो कुछ फंक्शंस है वो जो है वर्क करते रहते हैं। Since these maintenance process are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. अब आपका जो भी लाइफ प्रोसेस है उसको काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी आपको खाने से मिलती है। सो दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एंड इट कम्स फ्रॉम आउटसाइड. So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of organism, which can call food to the inside. तो जब आप फूड आप लेते हो मोस्टली आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, जब भी आपकी बॉडी में जाता है वो ब्रेक डाउन होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, एंड दैट विल प्रोवाइड यू अ न्यूट्रिशन एंड दैट विल प्रोवाइड यू एनर्जी, और एनर्जी जो है सेल्स में जाती है एंड सेल वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, एंड द प्रोसेस वी कॉमनली कॉल द न्यूट्रिशन. So if the body size of organism is to grow, additional raw material will also be needed from the outside. Since life on earth depend on the carbon based molecule, and most of the three sources are like carbon based, so depending on the complexity of these carbon source, different organism can use different kind of nutritional process. तो हम जो है different nutritions लेते हैं. Now in the case of single cell organism, so this is about us, or this is about the human beings, like we take food and it is dividing here. But what about the single cell organism? Single cell organism, like no organs for taking in food, exchange of gases or removal of meat waste may be needed, because the entire surface of organism in contact with the environment. सो बट वट हैपन व्हेन द बॉडी ऑफ साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज. क्या होता है कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी साइज है वो इंक्रीज़ हो जाता है, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. हमने प्रीवियसली देखा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वेरियस उनके स्पेशलाइज फंक्शंस होते हैं जो कि परफॉर्म, and we are familiar with the idea of these specialized tissue, so we will discuss in detail. This is just a small things. हम excretion के बारे में पढ़ेंगे, हम energy generation के बारे में we will discuss in the next page. फर्स्ट है हमारे पास न्यूट्रिशन. व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज़ द फूड दैट वी ईट. न्यूट्रिशन हमें वहाँ से मिलती है जो खाना हम खाते हैं. जब भी हम वॉक करते हैं या किसी बाईसाइकिल पे राइड करते हैं, वी आर यूजिंग आर एनर्जी. अगर आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप उसमें अपनी एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं. इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं, अगर आप स्लीप पे हैं या सो रहे हैं, तब भी आपको अपनी बॉडी को जो है काम करने के लिए जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है. We also need material from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. This source of energy and materials is the food we eat. तो हमें जो भी खाना मिलता है, जो भी एनर्जी मिलती है, जो भी न्यूट्रिशन हमें मिलता है, वो जो है हमें सारा फूड से ही मिलता है. हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? अब लिविंग जो थिंग्स हैं वो जनरली अपना फूड कैसे लेते हैं? ह्यूमन बींग्स आर नॉट ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स से होते हैं एनिमल्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जिसमें वो इंक्लूड करते हैं अपना खाना. बट वी आर हेटेरोट्रॉप ऑर्गेनिज्म, एंड वी मोस्टली डिपेंड ऑन द एनिमल्स, फंगी और द प्लांट्स और द ऑटोट्रॉप्स. So the general requirement for energy and material is common in an organism.
but it is fulfilled in a different way. Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide. बट दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉफ इंक्लूड ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया, मतलब उनके लिए ऑटोट्रॉफ्स के लिए इतनी ज़रूरत नहीं होती है, बट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, बट हमें और जो है एक्चुअल में खाने की ज़रूरत पड़ती है, हमें जो एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो है खाने की ज़रूरत होती है. सो लिविंग बींग्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, हु प्रिपेयर देयर ओन फूड विद यूजुअली जो है ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं. सो कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में होता है सूर्य की जो सनलाइट है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है, उसके जो है यूज़ करके ग्लूकोज बनाया जाता है, जो कि प्लांट का फूड होता है, और साथ में ऑक्सीजन और वाटर भी रिलीज होता है. सो इन द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ टेक्स इन substances from the outside and convert them into a stored form of energy. वो बाहर से सब्सटेंस लेते हैं और स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं. एंड दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सो कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट, राइट. तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये आपको याद रखनी है. एज यू कैन सी यहाँ पर लिखी भी है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लेते हैं हम, क्लोरोफिल लेते हैं एंड सनलाइट, और उससे हम जो है ग्लूकोज और वाटर, ऑक्सीजन एंड वाटर हम बनाते हैं. सो लेट अस सी हाउ द प्रोसेस, let us see what actually happens during the process of photosynthesis. एक्चुअल में जो photosynthesis की प्रोसेस है उसमें क्या होता है? The following event takes place. अब क्या होता है? सबसे पहले absorption of light energy by chlorophyll. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक पत्ती है, तो वहाँ पे जो है सनलाइट की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा. और क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीफ में. कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब जहाँ से अगर लाइट लेंगे, ये लाइट एनर्जी को स्प्लिट कर देगा केमिकल एनर्जी में और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो वो जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में स्प्लिट हो जाएगी और वहाँ से रिडक्शन हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में. तो जो स्टेप्स होते हैं, दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक्स प्लेस वन आफ्टर अनदर इमीडिएटली. फॉर एग्जाम्पल, डजन प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट. तो ये जो स्टेप्स हैं वो एक के बाद एक नहीं होते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल जो डेजर्ट प्लांट होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं रात को एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज़ एक्टेड अपॉन द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे. तो इस तरह से क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लांट किया गया कि क्लोरोप्लास्ट जो एक लीफ में कहाँ पाया जाता है. क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर है, एयर स्पेसेस है, गार्ड सेल्स है, एंड दिस इज द लीफ वी हैव. If you see this figure in your NCERT, so here you will see that there is the vegetated leaf and before and after the starter. तो यहाँ पर जो है ये लीफ है और ये जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन है, हम यहाँ पे अगर स्टार्च डालते हैं तो हमें पता चलता है जहाँ पे ये पर्पल कलर हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे क्लोरोफिल की प्रेजेंस है. तो स्टार्च अगर डालने से हमें पता लग जाता है कि कौन से लीफ का पोर्शन है जहाँ पर जो है प्लांट स्टार्च की प्रेजेंस है. नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन द कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं प्लांट? वी है टॉक अबाउट स्टोमेटा. स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीफ में, राइट. जो कि टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीफ के सरफेस के अंदर पाए जाते हैं. और ये किस में हेल्प करते हैं? इनका मेन इंपॉर्टेंट काम होता है मैसिव अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द गैसेज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस. इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है गैशियस एक्सचेंज करने का. फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे है ओपन एंड द क्लोज टोमेटल पोर. तो यहाँ पर ये जो है ये गोल गोल से दीज आर वी हैव द गार्ड सेल्स एंड दिस इज द स्टोमेटल पोर एंड दिस इज द क्लोरोप्लास्ट. और यहाँ पर ये गार्ड सेल्स है, ये हमारे पास ओपन है एंड दिस इज द क्लोज टोमेटल. तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है थ्रू दीज पोर्स for the purpose of photosynthesis. But it is important to note that here the exchange of gases occurs across the surface of stems, roots and leaves as well. Since large amount of water can also lost through these stomata, यहाँ से काफ़ी सारा water भी जो है loss होता है. And the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for synthesis. अब ये close क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको जो है carbon dioxide की need नहीं होती है photosynthesis.
ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है स्टोमेटन पोर की फंक्शन, ये किया जाता है गार्ड सेल की, कि कब ओपन होगा कब बंद होगा, ये गार्ड सेल्स ही देखते हैं। और गार्ड सेल जो है स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं जब वाटर फ्लो करता है उनके अंदर से, और कॉजिंग अ स्टोमेटल पोर टू ओपन, और फिर जो है स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं। सिमिलरली जो पोर है वो क्लोज हो जाते हैं अगर गार्ड सेल श्रिंक हो जाए, उसमें पानी ना हो, पानी उसमें ख़त्म हो गया हो। Here in your NCERT the another activity is given experimental set। एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसमें क्या बताया जाता है कि आप दो प्लांट्स लेंगे और ये बेल जार ले लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम जो है एक पोटेशियम हाइड्रेट का सॉल्यूशन लेंगे। मान लो यहाँ पर बेल जार भी लिखा है, यहाँ पे बेल जार, बट यहाँ पर एक चीज़ की प्रेजेंस है जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस नहीं है। तो जहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वहाँ पर प्लांट जो है खिल रहे हैं, लेकिन जहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है वहाँ पर प्लांट जो है खिल नहीं रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, लेट अस सी। So based on the two activities performed, we can design experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis। कि photosynthesis के लिए sunlight कितनी essential है, we know। So as far we have talked how autotroph meet their energy requirement, but they also need raw material to build them। Water is used in photosynthesis to taken up by the soil of the tester matter, nitrogen, phosphorus, magnesium taken by the soil। Nitrogen is an essential element used by the synthesis for the proteins and other compounds। In your exams, two types of question can come. Question number 1, define autotrophic nutrition। Second, we have that ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं और हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिटोट्रॉफिक होते हैं डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग लाइक अस, तो हम जो है किस पे डिपेंडेंट होते हैं, हम अपने खाने के लिए डिफरेंट मान लो प्लांट्स में और एनिमल्स में हम डिपेंडेंट हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म जो है इज़ अडेप्टेड टू दिस एनवायरनमेंट। फॉर द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म। हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी ना किसी पर डिपेंडेंट है, बट उनका जो डिपेंडेंट है वो डिफ़र कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि कितना फूड अवेलेबल है, या फिर वो इनका इन्वायरमेंट कैसे है, या फिर वो क्या खाना पसंद करते हैं। सो दैट डिपेंड्स। The parasite nutritive strategy is used by a wide variety of organism like Cuscuta amarbili। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो है मान लो कि लाइस है, जो जुएँ हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, वो ह्यूमन बींग पे डिपेंडेंट है, वो दूसरों का जो खून है उसको पीती है। सो लीचेस भी हैं, टेपवॉर्म्स भी हैं, वो पैरासाइट्स हैं एक तरह से, वो अपनी होस्ट की बॉडी से जो है न्यूट्रिशन लेते हैं, बट उन्हीं को बेनिफिट होता है, होस्ट को क्या होता है उससे नेगेटिव इफेक्ट होता है। नाउ हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब ऑर्गेनिज्म कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास डायग्राम है। वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर वेन एवर यू आर राइटिंग योर एग्जाम, जब भी आपको एग्जाम करें मेक श्योर आप वहाँ पे डायग्राम्स बनाएं, बिकॉज डायग्राम बनाने के ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा कैसे न्यूट्रिशन लेगा, यहाँ पे मान लो हमारे पास ये अमीबा है, अब इसके पास ये न्यूक्लियस है और ये फूड पार्टिकल है। अब अमीबा जो है इस फूड पार्टिकल के आगे अपनी स्यूडोपोडिया कर देगा और उसको एनगल्फ कर देगा, खा लेगा उस पार्टिकल को। अब जैसे इस फूड वैक्यूल को इसने खा लिया, उसके अंदर ले जाएगा और इस तरह से जो है अमीबा अपना खाना बनाता है। नाउ सिंस द फूड एंड द वे इज ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफर। तो मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो है टेकन करते हैं सारी तरह से फूड। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है उनका खाने का तरीका डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जो अमीबा है वो फूड अपनी फिंगर लाइक एक्सटेंशन जो है बड़े करता है और अपने फूड वैक्यूल को एनगल्फ कर देता है। Paramecium, which is also unicellular organism, cell has a definite shape, food is taken by the specific spot। Now न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स करते हैं। अब हम ह्यूमन बींग्स न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, हम जो है एलिमेंट्री कैनाल से हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, जो बेसिकली उसमें लॉन्ग ट्यूब होती है, माउथ से लेकर एनस तक वो पूरा होता है। विल ऑल्सो सी द डायग्राम। दिस इज़ अ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे माउथ होता है, टंग जहाँ से हम फूड लेते हैं, और ये हमारी बक्कल कैविटी है, यहाँ से हमारा जो है फूड आता है और इसको बोलते हैं हम इसोफेगस। इसोफेगस की हेल्प से जो है हमारा फूड आता है स्टमक तक, और स्टमक में जो है फिर ये फूड, यहाँ पे डायफ्राम गॉल ब्लैडर भी प्रेजेंट है, और ये फूड जाता है फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा है लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद जो है एनएस में चला जाता है। सो ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। Now let us see this system in detail, what it is actually. So
वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द एनस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हम बहुत तरह के खाना खाते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो है जाना चाहिए। नेचुरली जो फूड जनरेट होता है पार्टिकल्स विच इज़ स्मॉल एंड सेम स्ट्रक्चर। जनरली जो फूड मान लो छोटा होता है और जो खाना इजीली हमारे माउथ में टिप से क्रश होके जा रहा है दैट्स इजी। बट जो खाना है सबसे पहले हमारे माउथ में जाता है, और हमारे माउथ में क्या है, वाटर है। वाटर लाइक सिलाइवा है जिसे हम सिलाइवा कहते हैं, और सिलाइवा कहाँ से सिक्रेट होता है, सिलाइवरी ग्लैंड से। एंड अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड इज़ द कॉम्प्लेक्स नेचर। तो जो फूड है सिलाइवे के थ्रू हमारे पास जो है इनगल्फ कर दिया, और इसोफिगस की हेल्प से कुछ यहाँ पे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो सिलाइवा है वो कंटेन करता है सिलाइवरी अमाइलेज, जो कि क्या हेल्प करता है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सिलाइवा। जो सिलाइवा है उसके पास सिलाइवरी अमाइलेज करके एक एंजाइम होता है जो कि क्या ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव अ सिंपल शुगर। तो वो सिलाइवा को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देगा। द फूड इज़ मिक्सड थॉरली विद सिलाइवा, और जो फूड है हम फिर च्विम करते हैं वो सिलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, और पूरे माउथ में टंग की हेल्प के साथ हम उसको जो है एनगल्फ कर देते हैं, और वो फिर हमारे डाइजेस्टिव कैनाल में चला जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू मूव फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हम फूड को काफ़ी टाइम तक च्विम करें, और फिर जो है पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, यहाँ से मतलब पहले मोटा होगा फिर पतला होगा फिर मोटा होगा, इसको बोलते हैं हम पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, वो हमारे गट तक पहुँच जाएगा। नाउ अब जैसे ही वो फूड पाइप से गट तक पहुंचेगा हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है HCl। सो HCl उस फूड को जो है डाइजेस्ट होने में थोड़ी सी हेल्प कर देगा। रिमेंबर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ HCl। जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें हमारे पास फूड चला जाएगा, वहाँ पर जो है रिलीज होता है HCl विच इज़ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और उसके साथ साथ यहाँ पर एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होगा जिसे हम कहते हैं पैप्सिन। तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन भी यहाँ पे रिलीज होता है, और म्यूकस जो कि क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम। वो यहाँ पर जो है एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा जो कि फैसिलिटेट करता है एंजाइम पेप्सिन को, और हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्टिव होने में। और म्यूकस क्या प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक ऑफ द एक्शन, ताकि जो थोड़ा सा HCl हमारे पेट में प्रोड्यूस हुआ है वो हमारी अंदर की जो लाइनिंग है उन्हें जो है ख़राब ना करे। देन उसके बाद जो फूड है वो फूड जनरेट हो जाता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है फूड, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे जब फूड जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और NS में चला जाता है। अब जो हर्बीवोर्स हैं वो ग्रास खाते हैं, उनके पास लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन है टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड, क्योंकि उनके पास जो है सेलुलोज भी होता है। ह्यूमन्स के पास क्या सेलुलोज होता है, नो, we cannot digest cellulose, and meat is easier to digest as carnivores like tigers have the shorter small intestine. Now स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ साइट ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइजेशन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारी साइट है कंप्लीट डाइजेशन की। दिस कैन कम एज अ क्वेश्चन कि कहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, विच इज़ इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट रिसीव्स अ सिक्रीशन ऑफ अ लिवर एंड पेनक्रिया। लिवर और पेनक्रिया से भी वहाँ से सिक्रीशन आती है, बाइल जूस भी सिक्रीट होता है, और इसके बाद द पेनक्रियास सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियास में जो है पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, जैसे कि ट्रिप्सिन है जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को और लाइपेज को, एंड हेल्प्स टू डाइजेस्ट द अनदर फूड आल्सो। डाइजेस्टिव जो फूड हो जाता है उसको हम वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें छोटे छोटे सेल से प्रोजेक्शंस होंगे जो कि उस फूड को जो है ऑब्जर्व करने में हेल्प करते हैं। And the villi are richly supplied with the blood vessels which take the absorbed food particle to each every cell of the body, which is utilized for the obtaining energy. Okay, next topic here we have respiration. Now हमने ऑलरेडी जो है न्यूट्रिशन डिस्कस कर लिया है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेशन. The food material taken is during in the form of nutrition is used in the cell to provide various life process. अब जो खाना जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म ने लिया है उसको जो है सेल्स यूज़ करेंगे अपनी एनर्जी के तौर पर अपनी अलग अलग लाइफ प्रोसेस को करने में, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, एक्सेट्रा.
Now, diverse organisms do this different ways. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide. अब हम इसमें अलग अलग प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको समझ में आएगा, फर्स्ट स्टेप इज़ टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल. सबसे पहले जो है हमारे पास, हम न्यूट्रिशन आ गई हमारे पास, जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करेंगे हम. ग्लूकोज जो होगा 6 कार्बन मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6. तो उसमें 6 कार्बन होंगे. उस कार्बन को ब्रेक डाउन करेंगे 3 कार्बन मॉलिक्यूल को, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज C3, और उसे हम कहते हैं पायरुवेट. जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल हमारे पास आता है पायरुवेट, उस प्रोसेस, वो जो प्रोसेस होती है वो होती है साइटोप्लाज्म में. सिंपलली इट्स सिंपल. क्या होता है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप जो है 6 कार्बन जो मॉलिक्यूल होगा उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, और उसका नाम है पायरुवेट. और ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में. अब उसके बाद जो होता है, पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू द इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. तो ये जो प्रोसेस है वो ईस्ट में होती है, जहाँ पर जो है पायरुवेट कन्वर्ट होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में. सिंस द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अगर एयर की प्रेजेंस नहीं है तो वो एनारोबिक है, और एयर की प्रेजेंस है तो वो एरोबिक है. ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज इंपॉर्टेंट कि अगर पायरुवेट जो है ऑक्सीजन की हेल्प से, एयर की हेल्प से अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. और 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. For example, here this is the map. This is very important to learn. Breakdown of glucose in a various. अब हमारे पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है. अगर साइटोप्लाज्म में पहले वो डिवाइड होगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसे हम पायरुवेट करते हैं, और साथ में वो एनर्जी देगा. अब ये पायरुवेट 3 तरह से डिवाइड होगा. ईस्ट में वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी, और वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाएगा. जहाँ पर यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन है मसल सेल्स में, वहाँ पे लैक्टिक एसिड और एनर्जी होगी, तभी तो थकान होती, क्योंकि वहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन है. और जहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. नाउ the energy released during the cellular respiration is immediately used by the molecule ATP. ATP की फॉर्म में इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है सेल्स को, ताकि वो जो है अलग अलग प्रोसेस को परफॉर्म कर पाए. सो रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे. रेस्पिरेशन ह्यूमन कहाँ से सांस लेता है, नॉस्ट्रिल से, नाक से सांस लेता है. जो जैसे ही नाक से सांस लिया जाएगा, वहाँ पर स्मॉल स्मॉल हेयर्स होते हैं, नोज़ में स्मॉल स्मॉल हेयर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, किसी भी डर्ट पार्टिकल्स को हमारे अंदर आने नहीं देते हैं. नाउ पैसेज इज लाइंड बाय द म्यूकस, और वहाँ पर म्यूकस भी होता है जो कि प्रोसेस में हेल्प करता है. फ्रॉम ईयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट, वहाँ से वो थ्रोट में जाती है, और वहाँ से फिर लंग्स में. और लिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन अ थ्रोट. थ्रोट में जो है लिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, जो कि इंश्योर करती है एयर पैसेज डज नॉट कोलास, ताकि वहाँ पर जो रिब्स हैं वो आपस में कोलैस नहीं करें. फॉर एग्जाम्पल, ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये है नेज़ल पैसेज. यहाँ से जो है एयर अंदर आती है, और वो फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया की हेल्प से रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के थ्रू जो है नीचे लंग्स तक आती हैं, और यहाँ तक पहुँच जाती हैं, जहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज भी प्रेजेंट होती हैं, जो मेक श्योर करती हैं जो ये रिब्स हैं वो कोलैस आपस में ना करें. एंड दिस इज़ अ डायफ्राम. जब भी ह्यूमन बींग सांस लेते हैं, अगर आप ज़ोर के अंदर को सांस लेंगे तो डायफ्राम जो है, ये रेड डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, और जैसे ही आप जो है सांस को छोड़ेंगे, ये डायफ्राम इस तरह से वी शेप में कन्वर्ट हो जाता है. तो with the lungs the passage divides into the smaller and tubes of finely balloon like structures which is called alveoli. तो यहाँ पर जो है अंदर एल्वेलाई स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े एल्वेलाई स्ट्रक्चर्स. एंड द एल्वेलाई प्रोवाइड वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. एल्वेलाई प्रोवाइड अ सरफेस जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं. नाउ here it is written that do you know smoking is injurious to health. Lung cancer is the common cause. अब क्या होता है लंग कैंसर कॉमन कॉज है स्मोकिंग का, बिकॉज यहाँ पर जो है सीलिया, यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं एल्वेलाई में, स्मॉल स्मॉल सीलियाज प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं किसी भी डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने में. बट व्हाट हैपन व्हेन यू स्मोक, सो दी सीलिया विल बी रिमूव. ये सीलिया रिमूव्ड होते हैं, और यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स की प्रेजेंस होना शुरू होती है, और ये स्मॉल स्मॉल ओवरी जो है एल्वेलाई जो है बहुत बड़ी बड़ी फूल जाती हैं, और जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, और लंग कैंसर भी होता है. सो दिस इज़ अबाउट जस्ट respiration. Thanks for watching this video. So in the next video we will cover up the remaining portion, which is the transportation and the excretion as well.
Thanks for watching.